मुख्य अतिथिजन, मैं ANU की ओर से, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। और जैसे मनीष ने कहा कि मैं भी इस समय याद करता हूँ कि यहाँ की जो मूल निवासी लोगों की जो ज़मीन पर है हम लोग हैं। तो कुछ समय पहले यहाँ भी जब मैं इस फंक्शन हॉल में आया था तो वहाँ की एक एल्डर ने आए और उन्होंने कहा कि हमें याद करनी चाहिए कि जिस भूमि पर हम अब हैं, इस भूमि में भी अब यहाँ की जीव हैं, यहाँ की स्पिरिट्स हैं, कह सकते हैं कि यहाँ के भूत और प्रेत हैं, तो हम सब उनके बीच में बैठे हुए हैं। तो अच्छा है कि हम उन लोगों का वो याद करते हैं ताकि वे लोग खुश हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग भी खुश हैं। इसके साथ साथ मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं इस उम्मीद में था कि हम लोग यहाँ आज आ सकते हैं और चंद्रायन का पूरी तरह से सफलता का जोश मना सकते हैं, लेकिन मैंने पाया कि हम लोग फिर भी उसका जोश मना सकते हैं, क्योंकि इस जमाने में क्या है जो असल में 100% निर्णित है मैं नहीं जानता हूँ। इस जमाने में हम लोग ऐसे हैं कि हम चाहते हैं कि आगे क्या होगा, पीछे में क्या था, हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इससे मैं मानता हूँ अभी भी कि भारत चंद तक जा रहे हैं, आयोजन अभी भी चल रहा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि हम ऐसे ही दिन पर आ रहे हैं। तालियां। धन्यवाद। और इसके साथ साथ मेरे 2 शब्द कहने का समय में मुझे ऐसा लगता है कि खत्म हो गया है। तो आप सब लोगों की सहमति से मेरे ख्याल से ये फंक्शन बिल्कुल सफल हो जाएगा और मैं उसका आनंद उठाऊंगा। पीटर जी, आप लोगों में से जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अभिजीत देवनाथ है। मुझे सौंपा गया है ये काम कि मैं एक जो शॉर्ट फिल्म हम लोग दिखाने जा रहे हैं उसका कुछ उसकी भूमिका आप लोगों के सामने पेश करूं। तो मैं इस बात से शुरू करना चाहता हूं कि हिंदी फिल्मों का भाषा में काफ़ी योगदान रहा है, हमेशा रहा है। और इसको बहुत अच्छी तरह से वो लोग समझ सकते हैं, मेरे जैसे लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो और अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या योगदान है हिंदी फिल्मों का हिंदी भाषा में। तो हिंदी फिल्मों की जब बात आई तो मुझे ये याद आ रहा है एक ज़माने में हम लोग बहुत हिंदी गाने सुना करते थे। मैं खुद अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि बहुत हम लोग हिंदी गाने सुना करते थे, अक्सर रेडियो में सुना करते थे। और वो हिंदी गीतों का भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे अपने हिंदी में। तो उस ज़माने में जो गीतकार हुआ करते थे, जो जैसे साहिर लुधियानवी है, मजरू सुल्तानपुरी, शैलेंद्र, प्रेम धवन है, काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं उस ज़माने के। तो उनके गीतों में जो शब्दों का जो मज़ा आता था वो आज भी हम अपने अंदर लिए हुए हैं। तो जब साहिर लुधियान की बात चली है तो मुझे उनकी एक पंक्ति याद आती है। बहुत ही लोकप्रिय गाना था उनका, मैं बल्लू का शायद। उसमें एक उनकी लाइन थी कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो इसमें जो यहाँ पे आकर मैं अटक जाता हूँ कि मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, ये बात कही गई थी 1975 में। तो आज हम इस ज़माने में हैं, अभी लगभग 45 साल बाद। तो प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच उनसे बेहतर कहने वाले आज मौजूद हैं? वो साहिर लुधियानवी है, शकील बदायूनी, उन लोगों से बेहतर कहने वाले क्या आज मौजूद हैं? और उससे भी बड़ी बात आती है कि क्या हम लोग उस जमाने में जो लोग सुना करते थे उनसे बेहतर सुनने वाले हैं आज? तो इसी तरह के कुछ मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो मंच पे चर्चा जो आप देख रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम इसी तरह की कुछ बातों पे बहस करेंगे और आप लोग सब उसमें हिस्सा लीजिएगा जरूर। तो खैर आते हैं फिल्म की तरफ। तो आज हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं एक हिंदी फिल्म लॉटरी,
जो मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है लॉटरी। तो फिल्म सीधी सादी स्टोरी, आप में से काफी लोगों ने पढ़ी भी होगी उस कहानी को। तो सीधी सादी कहानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की जब लिखी गई थी 1930-35 को उस समय की लिखी हुई कहानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि इंसान की जो भावनाएं हैं, आदमी का जो चिंतन है, जो स्वभाव है, वो बदलता नहीं है। फैशन बदलते हैं, रहन सहन का ढंग बदलता है, लेकिन आदमी अंदर से वही रहता है। तो इसीलिए जो एकदम मौलिक रचनाएं जो लिखते हैं, उनकी बात हमेशा कायम रहती है। तो आइए आप लोग भी इसका काफी आनंद लेंगे। आप लोग देखेंगे कि किस तरह से आदमी दूसरे आदमी से जलन करने लगता है, या किस तरह से हिंसा की भावना उत्पन्न होती है। ये सब आप देखेंगे इस शॉर्ट फिल्म के जरिए। सीधी सादी शॉर्ट फिल्म है, इसमें बहुत बड़ा तकनीक नहीं है, मतलब क्राफ्टमैनशिप जो कहते हैं फिल्म की, ऐसी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन सरल ढंग से अच्छे से प्रस्तुत की हुई शॉर्ट फिल्म है। इसको देखते हैं, और जाते जाते मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमें ज़रूरत है कि ये जो पॉपुलर मीडिया है, जैसे सिनेमा हो गया, इनका साहित्य से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, और हम लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए कि ऐसा आगे भी होता रहे, कि अच्छा साहित्य, अच्छे फिल्म निर्देशक जुड़ जाए आपस में, अच्छे लेखक फिल्म माध्यम से जुड़े। जैसे कि एक जमाने में मनु भंडारी कुछ फिल्मों में उन्होंने संवाद लिखे थे, स्क्रिप्ट लिखे थे, तो अच्छी फिल्में बनी उस कारण से, जैसे रजनीगंधा हो गई। तो हमें चाहिए कि अभी भी वो प्रयास चलते रहना चाहिए कि कहानी, साहित्य और सिनेमा या अन्य जितने भी पॉपुलर मीडिया है, वो एक साथ जुड़े। तो मैं अभी आप लोगों के सामने शुरू करता हूँ फिल्म लॉटरी, शॉर्ट फिल्म। आनंद ले इसका। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं हो दिखाने में। ये है एक मध्यम वर्ग का खुशहाल घर। छोटे बड़े का लिहाज करना इस घर के सदस्यों की खूबी है। वजह यह भी है कि खुशहाली की रोशनी में किसी को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इस घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव के हालात नहीं पैदा होते, लेकिन क्या इस परिवार की मोहब्बत और उनका एका हमेशा ऐसे ही कायम रह पाएगा? प्रस्तुत है आज की कहानी लॉटरी। मुझे नहीं जानते उनके लिए ये मुंशी प्रेमचंद पर आधारित एक कहानी थी। और मुंशी प्रेमचंद की खूबियत ये थी कि उन्होंने कहानियों को वास्तविक धरातल पर लाया था। और उसकी एक उदाहरण आपने यहाँ पर देखा, किस तरह से लॉटरी किस तरह से इन भावनाओं को बदल सकती है परिवार में। मुझे एक कहानी याद आ रही कि एक सज्जन ने लॉटरी खरीदी थी, जैसे इन्होंने खरीदी थी। लॉटरी नहीं खरीदी थी, लॉटरी के लिए अपना ईश्वर के पास जाते थे, लॉटरी निकालो। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लॉटरी नहीं निकली। तो फिर अंत में वो कहने लगे, ईश्वर तू कितना क्रूर है, निर्दय है, मेरी लॉटरी नहीं निकालता है। फिर आकाशवाणी गर्जना हुई, अबे वो मूर्ख, जाकर लॉटरी तो खरीद ले पहले। तो जहां तक मुंशी प्रेमचंद की बात की, उन्होंने वास्तविकता के धरातल पर लाई। उससे पहले हिंदी जो है एक काल्पनिक और कल्पना की कहानियों पर आधारित होती थी। हिंदी का जो पहला उपन्यास था वो देवकी नंदन खत्री का था, और चंद्रकांता संतति जो उसमें 6 भाग थे उसके ऊपर था वो। और आजकल हम जो है सोशल मीडिया पर वायरल की बात करते हैं।
वो उपन्यास सही मायनों में वायरल हुआ था। उसकी हालत ये थी कि उसकी प्रिंटिंग प्रेस में जब वो पुस्तक प्रकाशित होती थी तो लोगों की लाइन लगी रहती थी उसकी पुस्तक पढ़ने के लिए। और वो आपने आजकल हैरी पॉटर या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या हॉबिट का सुना होगा, वो पूरी तिलिस्म और एआरी पर आधारित थी। कभी आपको समय मिले तो वो पढ़िएगा और आप देखेंगे किस तरह से हिंदी का किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से कल्पना के जगत से वास्तविक धरातल पर आई है। आज जब साहित्य की बात हो रही है तो आज हमारे कैनबरा भारतीय समाज को भी काफी गौरव अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ आज साहित्य के, हिंदी साहित्य के एक मूर्धन्य विद्वान और प्रथम पंक्ति के साहित्यकार और राष्ट्रीय कवि चेतना के प्रखर कवि डॉक्टर देवराज शर्मा पथिक हमारे साथ यहाँ पर हैं। उनका सानिध्य उपलब्ध है। हमारा सौभाग्य है कि वो यहाँ पर है, उनका आशीर्वाद हमें यहाँ पर मिल रहा है। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री देवराज पथिक जी को यहाँ पर आने के लिए मंच पर। हिंदी भाषा के विकास और उत्थान में साहित्यकारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हिंदी कवियों की सृजनात्मक भूमिका उल्लेखनीय रही है। पराधीन भारत की श्रृंखलाएं खंड खंड करने में हिंदी कवियों की सेवाएं निसंदेह श्लाघनीय रही हैं। ऐसे महान हिंदी कवियों की कृतित्व शक्ति ने देशभक्ति को एक ऐसा ज्वार उठाया जिसके उठते विदेशी सत्ता के पैर उखड़ गए थे। ऐसे महान हिंदी कवियों में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा रामधारी सिंह दिनकर जैसे असंख्य कवियों की वाणी ऊर्जा से ओतप्रोत रही है। अपनी वाणी की प्रखर शक्ति के द्वारा देश प्रेम की ज्योति जगाए रखने में इन कवियों की निष्ठावान भूमिका निभाई है। और मैं डॉक्टर पथिक जी का थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर पथिक जी की काव्य साधना विगत 70 वर्षों से हिंदी साहित्य की श्रीविद्या में समर्पित है। 75 कृतियों इन्होंने लिखी हैं और डॉक्टर पथिक जी का आरंभिक सृजनात्मक क्षेत्र जो है ग्वालियर रहा है। मुझे भी गर्व है कि मैं भी ग्वालियर में उत्पन्न हुआ था जहां डॉक्टर शिव मंगल सुमन, शांति स्वरूप चाचा, प्रकाश दीक्षित, दामोदर शर्मा, देवेंद्र नारायण वर्मा जैसे कवियों के साथ अनेक कवि सम्मेलनों में उनको काव्य पाठ का अवसर मिला। काका हाथरसी, गोपाल दास नीरज, बाल कवि बैरागी, राम कुमार चतुर्वेदी चंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल आदि अनेक कवियों के साथ अनेक काव्य मंचों पर पथिक जी ने काव्य पाठ किया है। डॉक्टर पथिक जी का मानना है कि ज्ञानार्जन की न कोई सीमा होती है और न कोई अवस्था। पथिक जी ने MA भूगोल में किया तथा हिंदी में 3 विषयों में जहां उपाधियां अर्जित की हैं वहां हिंदी में PhD और D.Litt की उपाधियां ग्रहण की हैं। डॉक्टर पथिक जी की सृजनात्मक ऊर्जा और लेखन क्षमता के कारण देश के अनेक मंचों पर उनको पुरस्कृत और सम्मानित किया गया है। राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए बहुचर्चित पुरस्कार और सम्मान रामकृष्ण हरजीमल डालमिया से डॉक्टर पथिक जी 50 साल पहले अलंकृत हो चुके हैं। कई हिंदी शोधकर्ताओं ने डॉक्टर पथिक जी के साहित्य पर PhD की उपाधियां प्राप्त की हैं, यथा डॉक्टर अंबिका कालरा श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय की, डॉक्टर सुनीता माहेश्वरी आगरा विश्वविद्यालय, डॉक्टर अनीता भूले नागपुर विश्वविद्यालय आदि जी ने पथिक जी के साहित्य पर उपाधियां अर्जित की हैं। हिंदी भाषा की सेवा में पथिक जी सदैव समर्पित रहे हैं। आपने दिल्ली से प्रकाशित वशिष्ठ पत्रिका का संपादन काफी लंबे समय तक किया। संवेदनशील प्रकृति और भावुकता के कारण पथिक जी की काव्यात्मकता सदैव सृजनशील रही है। ऐसे विशिष्ट हिंदी सेवा साहित्यकार की उपस्थिति से कैनबरा भारतीय समाज हिंदी दिवस समारोह के इस पावक अवसर पर गौरवान्वित है। संगम के इस हमारी जो पहल है उसके लिए हम सभी को साधुवाद देते हैं। मैं अब आमंत्रित करता हूं हिंदी विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों को, जो कि संजना जैन, एकांश शर्मा, एकाशी शर्मा और गार्गी सरोवा यहाँ पर उनका अभिनंदन करेंगे।
मैं अब हिंदी समाज के अध्यक्ष श्री संतोष गुप्ता जी से भी अनुरोध करता हूं कि वो भी यहां पर आकर पथिक जी का अभिनंदन करें। आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हिंदी विद्यालय यहाँ पर 2006 से चल रहा है, तो करीब 13 वर्षों से ये हिंदी विद्यालय चल रहा है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ कैनबरा में चलती रहे। अब मैं समारोह के इस अगले कार्यक्रम की ओर आपको ले चलता हूं। अक्सर ये प्रश्न उठाया जाता है हिंदी के भविष्य के बारे में, हिंदी के स्वास्थ्य के बारे में, क्या हिंदी स्वस्थ है कि नहीं है। और जब भी आप किसी बीमार की बात करते हैं तो जरूरी होती है उसकी जांच की जाए, उसका MRI स्कैन किया जाए, उसका CT स्कैन किया जाए, अल्ट्रासाउंड किया जाए, एक्सरे किया जाए। और हिंदी के इस सब जांच करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट यहाँ के श्री राजीव ज्योति। राजीव ज्योति यहाँ पर आ रहे हैं और जब उनका ब्लड टेस्ट हुआ था तो पता चला हिंदी उनकी रग रग में बहती है, क्योंकि वो पथिक जी के सुपुत्र हैं। सबसे पहले मैं आपका सबका ध्यान देने के लिए जो इतना बड़ा प्रयास है, एक रविवार के दिन बाहर थोड़ी धूप है लेकिन आप सब यहाँ हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रयास है, इसलिए आपका अभिनंदन करता हूँ। और जहाँ तक रेडियोलॉजिस्ट की बात की है, रेडियोलॉजिस्ट जो है यूजली पीछे ही रहता है अंधेरे में और बहुत मन चिंतन करता है, और शायद उस चिंतन का ही नतीजा है कि आज हम यहाँ एक साथ मिलकर बैठे हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस कार्यक्रम की। ये कार्यक्रम का जो एक तरीका हमने सोचा, और ये सब आशी मेरा ज्यादा कुछ नहीं है, किशोर जी, अभिजीत जी और मनीष जी और संतोष जी ने कुछ प्रेरणा दी और पिताजी के आशीर्वाद से मैं कहा कुछ अलग से करते हैं, लगता है शायद आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा आप साथ दीजिए। हमने सोचा क्या किया जाए। हम ये करते हैं आज कि हम देखते हैं कि हिंदी जिससे हम बड़े हुए निकले हिंदी से बाहर, वो काफी बदल गई है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ 10वीं क्लास तक, तो मैंने एक्चुअली फिजिक्स नहीं पढ़ी है, मैंने भौतिकी पढ़ी है, और मैंने केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी, मैंने रसायन शास्त्र पढ़ा है। लेकिन फिर धीरे धीरे हाई स्कूल में जाने के बाद अंग्रेजी का माहौल बढ़ता गया, और फिर मेडिकल स्कूल में और पोस्ट ग्रेजुएशन में धीरे धीरे मुझे लगा कि हिंदी कमजोर होती जा रही है, और ये बात सच है। आज हिंदी बोलने में वो कठिनाई है, वो हिंदी बदल भी गई है जिस तरह से हम हिंदी बोल रहे हैं। तो मैं क्यों ना इस बारे में चर्चा की जाए। और हम अपने आप को इतना भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे इस शहर में कैनबरा में बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हिंदी के डिफरेंट क्षेत्रों से आए हैं, और ये बहुत अच्छा लगे कि हम मिलकर इस बारे में बात कर सकते हैं। तो हमारा एक छोटा हमने पैनल बनाया है, मैं अपने अतिथिगण को मैं आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर राघवेंद्र झा जी को। मैं इनसे पूछने लगा था कि आपका मैं इंट्रोडक्शन कैसे दूं, और मैंने इनका CV देखा तो उस पर शायद पूरा दिन लग जाएगा, कोई 50 पेज होंगे उसमें, और मैं बहुत ही कृतज्ञ महसूस करता हूँ कि प्रोफेसर झा यहाँ पर है। ब्रीफली, प्रोफेसर झा इज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स इन यू, he studied, did his PhD in Columbia University under Nobel laureate Professor Phelps. एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो मैंने चीज़ें पिक की इतने बड़े इलस्ट्रेस CV में से, कि इनकी बहुत अच्छी बुक्स हैं जो कभी मौका लगेगा तो मैं देखूंगा। एक है हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन एज ए मेजर चैलेंज इन 21st सेंचुरी, एंड द सेकेंड वन इज द फैसेट्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन सोसाइटी। और ये सब अध्ययन जो इन्होंने इकोनॉमिक्स में किया है, इसके बावजूद जो प्रोफेसर झा आई नो बहुत ही बढ़िया हिंदी में बात करते हैं, तो आज उनकी हिंदी सुनेंगे इस पैनल डिस्कशन में। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा एसोसिएट प्रोफेसर पीटर फ्रीडलैंडर को। उनको आपने भी सुना अभिनंदन के समय। थोड़ा सा पीटर जी के बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च की है, और मैं उनसे बाद में और भी बात करना चाहूँ इस बारे में। पीटर जी आइए। पीटर जी ने अपना अध्ययन शुरू में वाराणसी में किया। वाह, वाराणसी, क्या बात है।
और हमारा गांव, हाँ उनके गांव में और इन्होंने मोदी का शहर। हाँ मोदी के शहर। और उन्होंने पीएचडी का अध्ययन संत कवि रविदास के ऊपर किया, जो कि बहुत ही एक सुंदर बात है जिसके बारे में हम और एक्सप्लोर करना चाहेंगे बाद में। आज के संगम पर में पीटर जी ने का बहुत ही प्रमुख योगदान रहा है और ये हमारे इस पूरे उत्सव के सह संचालक भी हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और सब करने के लिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री मुनेश्वर सहदेव जी को। मुनेश्वर जी, मुनेश्वर जी हमारे फिजी के हिंदी प्रेमी हैं। ये सबसे बड़ा जो इनका अभिनंदन है, जो इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इनकी बैकग्राउंड ये है कि इन्होंने लंबासा में अपना शुरू में अध्ययन किया स्कूल में। उसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड गए और मूलतः ये फिजी फॉरेन सर्विसेज से जुड़े रहे, न्यूजीलैंड के हाई कमीशन में और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन में, और अब कैनबरा वासी हैं। तो इनका हमारे बीच में होना बहुत ही भाग्यशाली हम सब के लिए है। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा अभी श्रीमती रजनी घई। अभी शायद वो आई नहीं है, वो एक हमारी पैनल में आएंगी शायद। उत्थान संकुल का योगा एक सेशन है, वो योगा चलाती हैं यहाँ पे, तो उनको भी हम देखेंगे यहाँ आए। और मेरे पिताजी डॉक्टर देवराज पथिक आपने सुनाई है, वो भी हमारे पैनल में है। तो ऐसा करते हैं, शुरुआत करते हैं डिस्कशन की, और मैं चाहूँगा कि आप सब थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। टू किक स्टार्ट दिस, सबसे पहले टेक्नोलॉजी। प्रोफेसर झा से थोड़ा सा आपके इसमें विचार अगर मिले कि भाषा को आज क्या संकट है और क्या हिंदी के संदर्भ में आपको क्या लगता है हिंदी कहाँ हो सकती है? देखिए, जहाँ तक हिंदी का सवाल है, हिंदी का भविष्य कैसा होगा ये हमारे हाथ में है। ये कोई निर्धारित चीज़ तो है नहीं कि आप अपनी कार को स्टार्ट कीजिएगा और एक्सीलरेटर इतना दबाइएगा तो गाड़ी इस स्पीड पर चलेगी। तो आज के युवा वर्ग और आज के जो वरिष्ठ लेखक हैं, चिंतक हैं और समाज में काम करने वाले हैं, वो लोग हिंदी को किस तरह देखते हैं, उस पर हिंदी का भविष्य निर्भर करता है। आप देख लीजिए कि अभी भी भारत में आज की तारीख में 22 शेड्यूल्ड भाषाएं हैं, अनुसूचित भाषाएं हैं, उनमें हिंदी सबसे आगे है। और हिंदी भारत में करीब 41% लोग हिंदी को अपनी प्रथम भाषा मानते हैं। और दुनिया में भी हिंदी अभी भी चौथी नंबर की भाषा है। वो मैंडरिन चीनी और स्पेनिश दूसरी भाषा है, इंग्लिश और उसके बाद हिंदी आती है। तो इसलिए हिंदी का बेस मजबूत है और हम इसके साथ क्या करते हैं उस पर निर्भर करता है कि आगे क्या होगा। ये कह देना आज कि 50 साल के बाद हिंदी गुप्त हो जाएगी या हिंदी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि आज की हिंदी की जो स्थिति है, जो बोलचाल की भाषा जो है, उसमें थोड़ी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि वो भाषा नहीं रहेगी। जैसे आपने कहा, जो भाषा थी पहले वो भाषा अभी नहीं रह गई है, उसमें सुधार की जरूरत है। और ये होता ही रहा है, कभी कभी सुधार हुआ है, फिर से हिंदी नीचे गई है, फिर से सुधार हुआ है। तो हमारे भारत में तो ये ऐसा होता ही है कि साइकिल्स के हिसाब से उत्थान होता है, पतन होता है, उत्थान होता है, पतन होता है। हम लीनियर ट्रेंड्स में विश्वास नहीं करते। थैंक यू सो मच। मैं कुछ कमेंट्स करूँगा मनेश्वर जी से इसी विषय में, हिंदी के विषय में। नमस्कार और धन्यवाद मुझे इस सभा में आमंत्रित करने के लिए। और मैं ज़्यादातर अपने मुल्क फिजी के विषय में बताऊंगा कि वहाँ पर हिंदी की स्थिति क्या है और मेरा जो अंदाज है इन सब देशों में, जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में हिंदी की स्थिति क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो मैं इन सब बातों को समझकर ये समझता हूँ कि हिंदी की जो भविष्य है काफ़ी उज्ज्वल है। फिजी की मैं बात बताता हूँ और थोड़ा मैं ऐतिहासिक दृष्टि से देखता हूँ कि जब मैं स्कूल में था,
उससे ज़्यादा आप सीनियर इंग्लिश तक पढ़ सकते थे हिंदी, और मैं वहाँ तक पढ़ा। उसके बाद में हिंदी नहीं पढ़ी, बंद हो गई। जब सीनियर कैम्ब्रिज को न्यूजीलैंड सर्टिफिकेट जो एग्जाम्स था वहाँ पर उसकी जगह पर आ गई, तो उसमें हिंदी नहीं पढ़ाया गया। करीब 10-15 सालों तक फिजी में फिजी जूनियर तक सिर्फ हिंदी पढ़ाई गई। उसके बाद में फिजी हिंदी का कोर्सेज जो पढ़ाने की व्यवस्था हुई यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक में। उसके बाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजी में नेशनल यूनिवर्सिटी फिजी का सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर टीचरों के लिए, और फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजी में, तीनों यूनिवर्सिटी में मास्टर्स तक की। ये किस साल में हुआ ये अभी करीब 10-15 साल हो गए। तो मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि मेरे को उस जमाने में जब मैं पढ़ रहा था, तो अगर आपको हिंदी में कुछ पढ़ना है यूनिवर्सिटी लेवल तक, तो आपको भारत जाना पड़ता था, ठीक है। और बहुत सारे लोग गए वहाँ पर, जो रेडियो में प्रसारण होता है वहाँ भारत के पढ़े लिखे, और जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, फिजी में वहाँ पर जो लोग, तमाम लोग बात करते हैं आप दूसरे में, तो मैं उसका एक झलक आपको कांति भाई से बात करके बताता हूँ। राम राम कांति भाई। कैसे भैया? ठीक हो? एकदम बढ़िया में। अच्छा, सेट है। हाँ। और तो मिले नहीं हो, परसों नगोना किए गए। हाँ, नगोना खूब पी लिया, फिर घर जाके सो गया। तो ये फिजी की के देहातों में अभी भी चलती है, लेकिन वही लोग अगर पाठशाला जाते हैं तो अच्छी हिंदी लिखते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ इसी तरह पर। और मैंने वहाँ पर आज सुबह फिजी के जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष हैं हिंदी भाषा के, उनसे बातचीत की, तो उनका यही विचार है कि हिंदी बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहा है, सिर्फ फिजी में नहीं सारे संसार में। और मास्टर्स की डिग्री दी जाती है वहाँ पर, और बच्चे जो IBT जो वहाँ के आदि निवासी हैं उनको भी हिंदी पढ़ाया जाता है। लेकिन सिर्फ जैसे मैं कांति भाई से बात कर रहा था, तो उनको बताया कि सिखाते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है। तो ऐसी भाषा के उसमें व्याकरण वगैरह बहुत कम लगाते हैं ताकि उनकी समझ में आ जाए। तो मेरे ख्याल में, और यहाँ पर भी मैं देखता हूँ अपने समाज में रामायण वगैरह का प्रचार ज़्यादा है, और मैं भी देहात में जब मेरे बचपने में रामायण वगैरह में ज़्यादा पढ़ने से हिंदी की बढ़ंती होती है। तो मेरे ख्याल से भविष्य काफ़ी अच्छा है। धन्यवाद बोलने के लिए। फिजी में जो कुछ है, और ये फिजी में दो चीज बहुत ही मददगार थे। एक तो हिंदी रेडियो जो फिजी में है, शुरुआत से उन्होंने इतनी मेहनत की कि भाषा को रखे है फिजी हिंदी। ये रेडियो आप सब सुनिए रेडियो। और दूसरा है फिजी रेडियो, और the most important thing is Hindi movies. Movies have done a fantastic job. मगर फिजी के खास अगर आप देखें तो एक ही पुस्तक है, मालूम नहीं आपने माता जी ने आपको पढ़ने को दिया था कि नहीं, वो है रामायण। फिजी में आप एक ही छोटे छोटे गांव में जाएंगे, वहां पे रामायण मंडली आपको मिले, रामायण मंडली, और वही आप नहीं चुप रहोगे। अभिजीत जी और मनीष जी और संतोष जी ने कुछ प्रेरणा दी, और पिताजी के आशीर्वाद से मैंने कहा चलो कुछ अलग से करते हैं। लगता है शायद आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा आप साथ दीजिए। तो हमने सोचा क्या किया जाए। हम ये करते हैं आज कि हम देखते हैं कि हिंदी जिससे हम बड़े हुए निकले हिंदी से बाहर, वो काफी बदल गई है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ 10वीं क्लास तक। तो मैंने एक्चुअली फिजिक्स नहीं पढ़ी है, मैंने भौतिकी पढ़ी है।
और मैंने केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी, मैंने रसायन शास्त्र पढ़ा है। लेकिन फिर धीरे धीरे हाई स्कूल में जाने के बाद अंग्रेजी का माहौल बढ़ता गया और फिर मेडिकल स्कूल में और पोस्ट ग्रेजुएशन में धीरे धीरे मुझे लगा कि हिंदी कमज़ोर होती जा रही है। और ये बात सच है, आज हिंदी बोलने में वो कठिनाई है, वो हिंदी बदल भी गई है जिस तरह से हम हिंदी बोल रहे हैं। तो मैं क्यों ना इस बारे में चर्चा की जाए। और हम अपने आप को इतना भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे इस शहर में, कैनबरा में, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हिंदी के डिफरेंट क्षेत्रों से आए हैं और ये बहुत अच्छा लगेगा हम मिलकर इस बारे में बात कर सकते हैं। तो हमारा एक छोटा सा हमने पैनल बनाया है, उनमें अपने चलेगी। तो आज के युवा वर्ग और आज के जो वरिष्ठ लेखक हैं, चिंतक हैं और समाज में काम करने वाले हैं, वो लोग हिंदी को किस तरह देखते हैं, उस पर हिंदी का भविष्य निर्भर करता है। मैं कितना तेज बोल लूंगा मेरे ख्याल से सब कुछ समझ लेना। जब तक किशोर नागवानी जैसे कवि रहेंगे ऑप्शन ए नहीं हो पाएगा। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन बी, barely alive, English. Who's going for English? Oh my God. Okay. अब लास्ट बचा है thriving and widely used. ये तो टाई हो रहा लगता है। कुछ लोगों ने 2 बार हाथ खड़े किए, मैं देख रहा हूँ, ये चलेगा नहीं यार। चलो ठीक है, आई थिंक आइडिया लग गया। एटलीस्ट हम सब बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं कि हमने एक को आउटिंग कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा है भविष्य के लिए, हिंदी के लिए। और देखिए, अब हम इंग्लिश बोलेंगे या हम हिंदी को इस रूप में जैसे हम सरल भाषा में बोल रहे हैं, शायद ऐसे ही बोल पाएंगे, शायद ऐसा कुछ होगा। चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल, वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। ये शब्द हम सबके लिए लागू होता है जो भारत छोड़ के आए हैं। लोगों की आस्था के आधार टूट जाते हैं, उखड़े हुए पेड़ों के समान वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। नई पौध लगाना जानते हो तो जरूर लगाओ। नई पौध लगाना जानते हो, हम सबके लिए लागू होता है, तो जरूर लगाओ, मगर ऐसी कि इसके फलों का स्वाद अपनी मिट्टी के स्वाद जैसा हो। लगभग 25-30 साल से भी ज्यादा पुरानी है, तो आज भी ये लागू होती है हम पे कि हम सब अपने परंपरा को छोड़कर यहाँ आए हैं, नए एनवायरनमेंट में आए हैं और हमें अपनी नई पौधे लगा रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, और ये ऐसे हों जो आगे बढ़कर अपनी मिट्टी को याद रखें। शायद इसी संदर्भ में बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर हम अपनी हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक प्रॉब्लम है, दैट्स कॉल्ड हिंदी और इट्स लैंग्वेज पैराडॉक्स। अंग्रेजी शब्द है कि भाषा की शुद्धता या सरलता, किस पे जोर होना चाहिए। अगर हम भाषा की शुद्धता को बचा कर रखते हैं तो भाषा बहुत सुंदर लगती है, शुद्ध भाषा है जैसे भाषा होनी चाहिए, जैसा का ग्रामर या व्याकरण होना चाहिए। लेकिन उसमें जो प्रश्न ये है, जो शायद संस्कृत के साथ हुआ या लैटिन के साथ हुआ, बहुत ही शुद्ध भाषाएं हैं जो कुछ एकेडमिक्स तक ही सीमित रह गई, आम लोग उसको पालन नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे संस्कृत के अवतरण होते होते और भाषाएं निकली और जो बहुत लोग उसको बोल पाए। लेकिन अगर भाषा सरल कर देते हैं तो इतनी सरल हो सकती है कि आज वो ऑलमोस्ट इंग्लिश बन जाती है, तो क्या वो हिंदी रह पाएगी? तो हिंदी के बारे में हम इस बात को सोचते हैं, अपने पैरों पे फिर से बात वापस आते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछूंगा प्रोफेसर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्योंकि मैं गैर हिंदी भाषी हूँ मूल रूप से, मुझे क्षमा कीजिए, मेरी हिंदी में बहुत भूल चूक होगी। तो लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये शुद्धता की बात को सुनकर मेरे मन में याद आती है कि एक बार कबीर ने कहा कि संस्कृत कूपनीर और भाषा बहता पानी है। तो जो हम हिंदी कहलाते हैं वो भाषा ही है, और भाषा का जो मूल रूप है वो है कि वो हमेशा बदलता रहता है, वो एक जैसा नहीं रह जाता। और मेरे ख्याल से यही है, इसलिए कि हर पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा में परिवर्तन होना जरूरी है। उनकी जो मूल भावना है तो वो हमारी पीढ़ी से संबंधित है। आजकल कभी कभी बहुत कम, लेकिन कुछ लोग मेरे प्रशंसा करते हैं, वो कहते हैं कि आप मेरे दादा की तरह हिंदी बोलते हैं, क्योंकि मेरी हिंदी कुछ पुरानी हो गई है। तो उसमें एक अच्छाई थी,
अच्छाई है जरूर, क्योंकि मैंने 30-40 साल पहले बनारस में हिंदी सीखी और उस जमाने में जब लोगों ने हिंदी में बातचीत आपस में की तो निश्चित रूप से उसमें कुछ जैसे लक्षण थी कि वो उस जमाने की हिंदी का है, वो उस समय का हिंदी का है। जैसे खंती और आपने इस समय बीच में कहो कहा जात हुआ, इस तरह बनारस में लोग एक दूसरे से मिलते हुए ऐसे एक दूसरे से कहते हैं कहो गुरु कहा जात हुआ। तो उसमें ऐसा नहीं था कि वो शुद्ध हिंदी था उस जमाने का, उस समय का, उसको भोजपुरी का जो स्वाद उसमें था। लेकिन आजकल कोई नौजवान यहाँ कैमरा में एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं कहो गुरु कहा जात हुआ, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, है ना, क्योंकि इस जमाने की जो अस्मिता है वो कुछ और है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर भाषा संस्कृत की तरह बिल्कुल परिवर्तनशील नहीं रहता तो तभी तो वो शायद लुप्त हो जाता है। लेकिन जब तक हमारी हिंदी भाषा परिवर्तनशील रह जाता है तभी तो वो जीवित रहेगा और तभी तो वो आगे बढ़ेगा। और मैं इसमें अंत में कहना चाहता हूँ कि इसलिए आप लोगों का प्रयास है जो अभी हो रहा है, जो हिंदी को जीवित बनाए रखने के लिए, ये सबसे जरूरी है कि आप लोग अपनी रचनाएं हिंदी में रचाइए, आप लोग अपने अंतर्गत वार्तालाप हिंदी में कीजिए ताकि वो सजीव रहेगी। सजीव रहेगी, राजीव रहेगी। राजीव हिंदी को आगे बढ़ाने में आदि माताओं का बहुत हाथ है। हमारी माता श्री यहाँ बैठी हैं, मुझे याद है स्कूल टीचर है, ये पढ़ाती थी और हमें आई थिंक ईयर 2 ईयर 3 से स्कूल में हमें हिंदी लाइब्रेरी की फुल एक्सेस थी टीचर होने का। हमने कोई भी किताब हिंदी की नहीं छोड़ी, शायद वो खत्म होगी, कोई पुस्तक बची ही नहीं जो हमने ना पढ़ी हो। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर में पेरेंट्स जो है बच्चों को प्रोत्साहन दें कि वो अपनी भाषा को पढ़े, आगे बढ़ाएं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक और पंक्तियां मैं लेना चाहूंगा, अगेन मेरे फेवरेट दिनकर जी की हैं कि परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो। यही संघर्ष है, परंपरा ट्रेडिशंस और क्रांति, द रिवोल्यूशन, द चेंजेस वी वांट टू ब्रिंग इन। परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो, आग लगी है तो सूखी डालों को जलने दो। पॉइंट इज मेकिंग इज दैट चेंजेस आर द वे ऑफ लाइफ, लेकिन परंपरा अपनी जगह बनी रहे और जो सूखी डालें हैं, जो पुरानी हो चुकी हैं, उनको जलने दें, उनको चेंज होने दें। इसी संदर्भ में मैं रजनी जी से सवाल पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि हिंदी थोड़ी प्योर रखी जाए, शुद्ध रखी जाए, या जैसे सरल भाव चल रहा है वैसे चला जाए, क्योंकि आप नेक्स्ट जनरेशन को करती हैं, प्रेजेंट करती हैं? मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप सबसे एक बार फॉर्मली क्षमा चाहती हूँ कि मैं लेट हुई आप लोगों से और आप लोगों से। एक्सीडेंट हुआ मेरा, बट आई एम फाइन। इट्स जस्ट कि टेक अवे कॉफी थी जो इट्स स्पिल्ड इनटू द कार, बट दैट्स फाइन। और सरल भाव चल रहा है वैसे चला जाए, क्योंकि आप नेक्स्ट जनरेशन को करती हैं, प्रेजेंट करती हैं। मैं कविता सुनाकर कविता सुनाकर, बेटा तुम मुझे एनेस्थीसिया न देना, बस तुम अपनी 2-4 कविता सुना देना। अब थोड़ी सी एक गंभीर कविता, ज्यादा लिखता नहीं हूँ गंभीर, लेकिन देखा तो बड़े अच्छे कवि हैं तो कोशिश करी है। आपने रक्त बीज की कथा सुनी होगी। रक्त बीज नाम का जो असुर था, उसके रक्त की हर बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न होता था और अम्बिका ने उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन होता था रक्त की बूंद गिरती थे और रक्त बीज गिरते जाते थे। तब काली आई और काली ने अपनी जिह्वा से सारी पृथ्वी को घेरा और उस रक्त की बूंदों को मिटाया और जो रक्त बीज थे उनका भक्षण किया और अंबिका उसका जो है अंबिका उसको फिर मार सकी। और इसके बाद जो है चूंकि इतने रक्त बीजों का उन्होंने भक्षण किया था काली ने, उनको एक तरह से एक क्रुद्ध हो गई, ट्रांस में आ गई और वो सारे क्रिएचर्स का विनाश करने के लिए उद्यत हुई। तब जो है शिव उनके रास्ते में पड़े और उनको रोका और उन्होंने महसूस किया कि ये तो शिव हैं जो उनके पति हैं। अब सारे पति लोग जानते हैं कि अगर पत्नी क्रुद्ध हो तो वो क्या करना चाहिए। तो शिव जी ने उसको रक्षा की
तो उसे मैंने उसे आधुनिक संदर्भ में किया है। आप देख रहे हैं आतंक जो है उस पर मैंने ये उसके रक्त बीज के साथ, आतंक रक्त बीज गया है बन, आतंक रक्त बीज गया है बन, रक्त की बूंद बूंद से हो रहे हैं उत्पन्न, रक्त बीज रक्त बीज रक्त बीज, विश्व लहू से गया है सन, विश्व लहू से गया है सन। अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, रक्त बीज कर रहा है सब खाक, रक्त बीज कर रहा है सब खाक, लहू की बूंद से धड़क रहे हैं मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। प्रेम नहीं बैर की सीख दी जाती, प्रेम नहीं बैर की सीख दी जाती, पूजा प्रार्थना अब नहीं हो पाती, पूजा प्रार्थना अब नहीं हो पाती, मंदिर मस्जिद गिरजों में, मंदिर मस्जिद गिरजों में निर्दोषों की बलि है चढ़ाई जाती, मंदिर मस्जिद गिरजों में निर्दोषों की बलि है चढ़ाई जाती। ईद दिवाली अब नहीं मनाई जाती, ईद दिवाली अब नहीं मनाई जाती, खून की होली बस खेली जाती कैलेंडर की हर तारीख पर, 9/11, 26/11, 7/7। खून की होली बस खेली जाती कैलेंडर की हर तारीख पर, कैलेंडर की हर तारीख पर ज्योति शहीदों की समाधि पर जलाई जाती। इस असुर का संहार करेगा कौन, इस असुर का संहार करेगा कौन, देव तो साधे बैठे हैं मौन, देव तो साधे बैठे हैं मौन, न शिव न अंबिका न काली, मानव रक्षा करेगा तेरी कौन, मानव रक्षा करेगा तेरी कौन। उत्तर है उसका, मानव ही बनता है दानव, मानव ही बनता है दानव, देव भी बन सकता है मानव, देव भी बन सकता है मानव, रक्त बीज है तो अंबिका काली का रूप भी धर सकता है मानव। ले प्रेम का त्रिशूल, इस बार त्रिशूल जो है प्रेम का होना चाहिए, ले प्रेम का त्रिशूल धार, कर इस रक्त बीज पर वार, मानव बन तू अंबिका आज, कर स्वयं इस दानव का संहार। जिह्वा पर ला मीठे वचन, जिह्वा पर ला मीठे वचन, मीठे वचनों के साथ, मानव आज तू काली बन, रक्त की हर बूंद मिटाकर पृथ्वी को बना शांति उपवन, पृथ्वी को बना शांति उपवन। घृणा के विष का कर पान, घृणा के विष का कर पान, मानव तू आज नीलकंठ समान, हिंसा प्रति हिंसा के कुचक्र रोक, हिंसा प्रति हिंसा के कुचक्र रोक, विश्व को न होने दे लहू लुहान, विश्व को न होने दे लहू लुहान। धर्म जाति रंग हो अनेक चाहे अनेक, धर्म जाति रंग चाहे हो अनेक, रक्त का रंग है बस एक, रक्त का रंग है बस एक, रक्त बीज स्वयं मर जाएगा मानव जब पाएगा यह विवेक। और अंत में जैसा कि मैंने कहा था कि मैं श्री पथिक जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी कुछ कविताएं सुनाएं। कवि संध्या की ये अंतिम चरण चल रहा है। मुझे कहा गया मैं कविता पाठ करूं। आपके सामने 2-3 कविताएं छोटी छोटी प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले मुक्तक आपने सुने हैं 2-4, अब 2-3 कविताएं सुन लीजिए। माँ तुम्हें पुकारती, शीर्षक है माँ तुम्हें पुकारती। फैलता तिमिर जिधर, फैलता जिधर तिमिर, संकल्प से प्रकाश दो, फैलता जिधर तिमिर, संकल्प से प्रकाश दो, संकीर्ण सोच सोच कर नित नया आकाश दो, संकीर्ण सोच सोच कर, संकीर्ण सोच छोड़कर नित नया आकाश दो। त्याग भाव की हवा जिंदगी में बांट दो, त्याग भाव की हवा जिंदगी में बांट दो। राष्ट्र के उत्थान में एक नई पहचान दो, राष्ट्र के उत्थान में एक नई पहचान दो। हिंद के सपूत आज माँ तुम्हें पुकारती, हिंद के सपूत आज तुम्हें माँ पुकारती। एक बार फिर तुम्हें दिशा दिशा निहारती, एक बार तुम्हें फिर दिशा दिशा निहारती। सत्य की मशाल थाम साथ साथ चल पड़ो, सत्य की मशाल थाम।
बाइक पे जाऊंगा बता दूंगा, मैंने भी इशारे भी कहा उसको। तो मैं आपके सामने वही एक मुक्तक प्रस्तुत करता हूँ। पहले जो मुक्तक मैंने उस समय आज से 40 साल पहले सुनाया था। क्यों चाह रहे परिचय रे पाषाण हूँ गलता नहीं हूँ, क्यों चाह रहे परिचय रे पाषाण हूँ गलता नहीं हूँ, सूर्य हूँ ऐसा चमककर जो कोई ढलता नहीं। क्यों चाह रहे परिचय रे पाषाण हूँ गलता नहीं हूँ, सूर्य हूँ ऐसा चमककर जो कोई ढलता नहीं हूँ। पहचान लो मुझे ये तुम जानना चाहते, पहचान लो मुझे ये तुम जानना चाहते, गीत गाता हूँ भंवर में भी कोई डरता नहीं। ये मुक्तक मैंने तब उसी समय में बनाया नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं था कि मैं पहले से दिमाग में रखा हो। जिस स्टूडेंट ने पूछा मैं उसका जवाब दे दिया, फिर कहा और सुनाओ, और सुनाओ, मैं और ही सुनाऊंगा, दोबारा सुनाऊंगा और भी। आजकल व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता। एक मुक्त और सुना रहा हूं आपको मैं। यह तय आज होगा या कभी फिर हो नहीं सकता, यह तय आज होगा या कभी फिर हो नहीं सकता, है कौन बलशाली घरा की धनुषता या मनुष्यता। यह तय आज होगा या कभी फिर हो नहीं सकता, है कौन बलशाली घरा की धनुषता या मनुष्यता, किंतु निश्चय धनुषता दानवी बस हार जाएगी, क्योंकि जब कर्म और मानव देवता को रो नहीं सकता। एक मुक्तक सोच सुना रहा हूं आपको। एक तुम्हारी मिले मधुरता नहीं सैकड़ों बार चाहिए, एक तुम्हारी मिले मधुरता नहीं सैकड़ों बार चाहिए, एक सिंधु की मिले गहनता नहीं सैकड़ों ज्वार चाहिए, एक तुम्हारी मिले मधुरता नहीं सैकड़ों प्यार चाहिए, एक सिंधु की मिले गहनता नहीं सैकड़ों ज्वार चाहिए। इतना तो विश्वास मान लो तुमसे तो मैं सत्य कहूंगा, एक नजर की बात बहुत है नहीं सैकड़ों बार चाहिए। वह गीत कैसा जो हृदय धोता नहीं है, वह गीत कैसा जो हृदय धोता नहीं है, पथिक चलता है कभी सोता नहीं है। वह गीत कैसा जो हृदय धोता नहीं है, पथिक चलता है कभी सोता नहीं है। उल्लास में क्या ज्वार ये मत प्रश्न पूछो, उल्लास में क्या ज्वार ये मत प्रश्न पूछो, क्या बताएगा वह जो कभी रोता नहीं। हम पथिक जी की कविताएं और भी सुनेंगे अंत में जरूर। मैंने क्या प्रतिबंध तो लगा दिया? नहीं, आप अध्यक्ष हैं, आप जो भी करना चाहें अगले 1 घंटे तक आपको। आकाश पर बादल दबी आवाज करता है, आकाश पर बादल दबी आवाज करता है, स्वार्थ का बेला सरे बाजार भरता है। आकाश पर बादल दबी आवाज करता है, स्वार्थ का बेला सरे बाजार भरता है। ईर्ष्या और विद्वेष से शोभा बड़ी किसकी, ईर्ष्या और विद्वेष से शोभा बड़ी किसकी, आदमी क्यों जीत पर सोवा बढ़ता है, आदमी क्यों जीत पर सोवा बढ़ता है। यह संसार का क्रम चलता रहेगा, यह संसार का क्रम चलता रहेगा। शलभ भी दीप पर मरता रहेगा। कठिनाइयों से हार खा कर बैठ के जाऊं, पथिक उर्रा से लड़ता रहा। धन्यवाद पथिक जी। ये तो मुक्तक मैं पढ़ने वाला था आपके, लेकिन आपने ही पढ़ दिए। लेकिन बहुत ही अच्छा रहा, आपकी आवाज में अलग बात है, मैं तो नकल ही होती। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं हमारे पहले कवि श्री अवधेश प्रसाद जी को। अवधेश जी सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन कविता में काफी गहन रुचि रखते हैं और बचपन से ही साहित्य में उनकी अभिरुचि रही है और हाई स्कूल के दिनों से ही कविताएं कहानियां लिखते रहे हैं। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं। इनकी कुछ रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई हैं। हालांकि मुख्य रूप से कवि गोष्ठी और मित्र मंडलियों के माध्यम से अपनी कविता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अब तक इनके 3 कवि संकलन भी काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी कविताएं, जो कि व्यस्ति से समस्ति की यात्रा है।
मैं तो कविताएं करना चाहूँगा, पता नहीं कितना वक्त है, लेकिन उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जीवन के अनुभव पे आधारित हैं। मैंने वही बातें कही हैं जो मैंने खुद महसूस किया, इन्हें कि किसी को उपदेश देने के लिए कहा। तो हम लोग सब अपनी ज़िंदगियों में हमेशा व्यस्त रहते हैं, दफ्तर, घर, बच्चों की पढ़ाई वगैरह, इतने मशगूल हो जाते हैं कि ज़िंदगी का मतलब ही नहीं समझ में आता है। तो कभी कभी मैंने महसूस किया कि इन सब से थोड़ी देर हट जाए और तब उसके बाद उस पर सोचें कि ज़िंदगी क्या है। एक कोशिश की है इस भाव को व्यक्त करने के लिए। ठीक है अभी? कभी कभी ज़िंदगी मस्ती में आवारा कर लीजिए, कभी कभी ज़िंदगी मस्ती में आवारा कर लीजिए, घर बाहर की परेशानियों से पल भर छुटकारा कर लीजिए। आपकी बरबस थकी सोच को, आपकी बरबस थकी सोच को अवकाश से नई दिशा मिल जाए शायद। घिसे पिटे रोज नामचे से हटकर थोड़ी देर विश्राम का सहारा कर लीजिए। धन दौलत के गुमान का भारी बोझ लाद कर चलते हैं हरदम। लुत्फ आएगा सैलानियों की तरह, हल्के सामान में गुजारा कर लीजिए। जी, अभिजीत जी और मनीष जी और संतोष जी ने कुछ प्रेरणा दी और पिताजी के आशीर्वाद से मैं कहा चलो कुछ अलग से करते हैं। लगता है शायद आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा आप साथ दीजिए। तो हमने सोचा क्या किया जाए। हम ये करते हैं आज कि हम देखते हैं कि हिंदी जिससे हम बड़े हुए निकले, हिंदी से बाहर, वो काफी बदल गई है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ 10वीं क्लास तक। तो मैंने एक्चुअली फिजिक्स नहीं पढ़ी है, मैंने भौतिकी पढ़ी है, और मैंने केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी, मैंने रसायन शास्त्र पढ़ा है। लेकिन फिर धीरे धीरे हाई स्कूल में जाने के बाद अंग्रेजी का माहौल बढ़ता गया और फिर मेडिकल स्कूल में और पोस्ट ग्रेजुएशन में धीरे धीरे मुझे लगा कि हिंदी कमजोर होती जा रही है। और ये बात सच है, आज हिंदी बोलने में वो कठिनाई है, वो हिंदी बदल भी गई है जिस तरह से हम हिंदी बोल रहे हैं। तो मैं क्यों ना इस बारे में चर्चा की जाए। और हम अपने आप को इतना भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे इस शहर में, कैनेडा में, बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, हिंदी के डिफरेंट क्षेत्रों से आए हैं, और ये बहुत अच्छा लगेगा हम मिलकर इस बारे में बात कर सकते हैं। तो हमारे एक छोटे से हमने पैनल बनाया है, उनमें अपने चलेगी। तो आज के युवा वर्ग और आज के जो वरिष्ठ लेखक हैं, चिंतक हैं और समाज में काम करने वाले हैं, वो लोग हिंदी को किस तरह देखते हैं, उस पर हिंदी का भविष्य निर्भर करता है। मैं जितना तेज बोल लूंगा मेरे ख्याल से सब सुना देगा। जब तक किशोर नागवानी जैसे कवि रहेंगे, ऑप्शन ए नहीं हो पाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी, barely alive, English. Who's going for English? Oh my God. Okay. अब लास्ट बचा है thriving and widely used. ये तो टाई हो रहा लगता है। कुछ लोगों ने 2 बार हाथ खड़े किए, मैं देख रहा हूँ, ये चलेगा नहीं यार। चलो ठीक है, आई थिंक आइडिया लग गया। एटलीस्ट हम सब बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं कि हमने एक उतावली कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा है विषय के लिए, हिंदी के लिए। और देखिए अब हम इंग्लिश बोलेंगे या हम हिंदी को इस रूप में जैसे हम सरल भाषा में बोल रहे हैं, शायद ऐसे ही बोल पाएंगे, शायद ऐसा कुछ होगा। चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल, वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। ये शब्द हम सब के लागू होता है जो भारत छोड़ के आए हैं। लोगों की आस्था के आधार टूट जाते हैं, उखड़े हुए पेड़ों के समान अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। नई पौध लगाना जानते हो तो जरूर लगाओ। नई पौध लगाना जानते हो, हम सबके लागू होता है, तो जरूर लगाओ, मगर ऐसी कि इसके फलों का स्वाद अपनी मिट्टी के स्वाद जैसा हो। लगभग 25-30 साल से भी ज्यादा पुरानी है, तो आज भी ये लागू होती है हम पे कि हम सब अपने परंपरा को छोड़कर यहाँ आए हैं, नए एनवायरनमेंट में आए हैं, और हमें अपनी नई पौधे लगा रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, और ये ऐसे हो जो आगे बढ़कर अपनी मिट्टी को याद रखें। शायद इसी संदर्भ में बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर हम अपनी हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक प्रॉब्लम है, दैट्स कॉल्ड हिंदी और इट्स लैंग्वेज पैराडॉक्स, अंग्रेजी शब्द है, कि भाषा की शुद्धता या सरलता किस पे जोर होना चाहिए। अगर हम भाषा की शुद्धता को बचा कर रखते हैं
तो भाषा बहुत सुंदर लगती है, शुद्ध भाषा है, जैसे भाषा होनी चाहिए, जैसा आपका ग्रामर या व्याकरण होना चाहिए। लेकिन उसमें जो प्रश्न ये है, जो शायद संस्कृत के साथ हुआ या लैटिन के साथ हुआ, बहुत ही शुद्ध भाषाएं हैं जो कुछ एकेडमिक्स तक ही सीमित रह गई, आम लोग उसको पालन नहीं कर पाए। तो धीरे धीरे संस्कृत के अवतरण होते होते और भाषाएं निकली और जो बहुत लोग उसको बोल पाए। लेकिन अगर भाषा सरल कर देते हैं तो इतनी सरल हो सकती है कि आज वो ऑलमोस्ट इंग्लिश बन जाती है। तो क्या वो हिंदी रह पाएगी? तो हिंदी के बारे में हम इस बात को सोचते हैं, अपने पैरों पे फिर से वापस आते हैं। मैं सबसे पहले प्रश्न पूछूंगा प्रोफेसर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्योंकि मैं गैर हिंदी भाषी हूँ मूल रूप से, मुझे क्षमा कीजिए, मेरी हिंदी में बहुत भूल चूक होगी। तो लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये शुद्धता की बात को सुनकर मेरे मन में याद आती है कि एक बार कबीर ने कहा कि संस्कृत कूपनीर और भाषा बहता पानी है। तो जो हम हिंदी कहलाते हैं वो भाषा ही है, और भाषा का जो मूल रूप है वो है कि वो हमेशा बदलता रहता है, वो एक जैसा नहीं रह जाता। और मेरे ख्याल से यही है, इसलिए कि हर पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा में परिवर्तन होना जरूरी है। उनकी जो मूल भावना है तो वो हमारी पीढ़ी से संबंधित है। आजकल कभी कभी बहुत कम, लेकिन कुछ लोग मेरे प्रशंसा करते हैं, वो कहते हैं कि आप मेरे दादा की तरह हिंदी बोलते हैं, क्योंकि मेरी हिंदी कुछ पुरानी हो गई है। तो उसमें अच्छाई है जरूर, क्योंकि मैंने 30-40 साल पहले बनारस में हिंदी सीखी, और उस जमाने में जब लोगों ने हिंदी में बातचीत आपस में की तो निश्चित रूप से उसमें कुछ जैसे लक्षण थी कि वो उस जमाने की हिंदी का है, वो उस समय का हिंदी का है। जैसे खंती, और आपने इस समय बीच में कहा चातुआ, इस तरह बनारस में लोग एक दूसरे से मिलते हुए ऐसे एक दूसरे से कहते हैं कहो गुरु, कहा जातुआ। तो उसमें ऐसा नहीं था कि वो शुद्ध हिंदी था उस जमाने का, उस समय का, उसको भोजपुरी का जो स्वाद उसमें था। लेकिन आजकल कोई नौजवान यहाँ कैमरे में एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं कहो गुरु, कहा जातुआ, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, है ना? क्योंकि इस जमाने की जो अस्मिता है वो कुछ और है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर भाषा संस्कृत की तरह बिल्कुल परिवर्तनशील नहीं रहता तो तभी तो वो शायद लुप्त हो जाता है। लेकिन जब तक हमारी हिंदी भाषा परिवर्तनशील रह जाता है तभी तो वो जीवित रहेगा और तभी तो वो आगे बढ़ेगा। और मैं इसमें अंत में कहना चाहता हूँ कि इसलिए आप लोगों का प्रयास है जो अभी हो रहा है, जो हिंदी को जीवित बनाए रखने के लिए, ये सबसे जरूरी है कि आप लोग अपनी रचनाएं हिंदी में रचाइए, आप लोग अपने अंतर्गत वार्तालाप हिंदी में कीजिए, ताकि वो सजीव रहेगी सजीव रहेगी, राजीव रहेगी। हिंदी को आगे बढ़ाने में आती माताओं का बहुत हाथ है। हमारी माता श्री यहाँ बैठी हैं, मुझे याद है स्कूल टीचर है, ये पढ़ाती थी, और हमें आई थिंक ईयर 2 ईयर 3 से स्कूल में हमें हिंदी लाइब्रेरी की फुल एक्सेस थी टीचर होने का। हमने कोई भी किताब हिंदी की नहीं छोड़ी, शायद वो खत्म होगी, कोई पुस्तक बची ही नहीं हमने ना पढ़ी हो। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर में पेरेंट्स जो है बच्चों को प्रोत्साहन दें कि वो अपनी भाषा को पढ़े, आगे बढ़ाएं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक वो पंक्तियां मैं लेना चाहूंगा, अगेन मेरे फेवरेट दिनकर जी की हैं, कि परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो। यही संघर्ष है, परंपरा, ट्रेडिशंस, और क्रांति, द रिवोल्यूशन, द चेंजेस वी वांट टू ब्रिंग इन। परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो, आग लगी है तो सूखी दालों को जलने दो। Point is making is that changes are the way of life. लेकिन परंपरा अपनी जगह बनी रहे और जो सूखी डालें हैं, जो पुरानी हो चुकी हैं, उनको जलने दें, उनको चेंज होने दें। इसी संदर्भ में मैं रजनी जी से सवाल पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि हिंदी थोड़ी प्योर रखी जाए, शुद्ध रखी जाए, या जैसे सरल भाव चल रहा है वैसे चला जाए, क्योंकि आप नेक्स्ट जनरेशन को करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं?
मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप सबसे एक बार फॉर्मली क्षमा चाहती हूँ कि मैं लेट हुई आप लोगों से और आप लोगों से। एक्सीडेंट हुआ मेरा, बट आई एम फाइन। इट्स जस्ट कि टेक अवे कॉफ़ी थी जो इट स्पिल्ड इनटू द कार, बट दैट्स फाइन। और दिए खिलो जलती है जिस तरह, माँ ने मुस्कुराकर हर गम बुला दिया। दिए खिलो जलती है जिस तरह, माँ ने मुस्कुराकर हर गम बुला दिया। मर्दों की इस दुनिया में हम कमज़ोर न पड़ जाएं, मर्दों की इस दुनिया में हम कमज़ोर न पड़ जाएं, इसीलिए खुद पिता बन गई, मुझे बेटा बना दिया। आसान होता है। ये लिखता है, अभिजीत लिख रहे हैं, किशोर जी लिख रहे हैं, पिताजी लिख रहे हैं, ये अखिलेश लिख रहे हैं, क्या ये बैठते हैं तो लिख देते हैं। जब लिखना शुरू किया तो पता चला कि इसे लिखना कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल लगा भाई। तो इतनी मुश्किल के बाद मैंने एक कविता का शीर्षक है कविता कब होती है। तो कविता बने कैसे, कविता कब होती है? जब शब्द शब्द से मिले तो कविता होती है, जब शब्द शब्द से मिले तो कविता होती है, भावों की धारा बहे तो कविता होती है। जब शब्द शब्द से मिले तो कविता होती है, भावों की धारा बहे तो कविता होती है। जिस दिल में मर्म नहीं वो ये क्या जाने, जिस दिल में सेंसिटिविटी नहीं, जिस दिल में मर्म नहीं वो ये क्या जाने, जब दोस्तों से मिले तो कविता होती है। जब शब्द शब्द से मिले तो कविता होती है, भावों की धारा बहे तो कविता होती है। जीवन की इस भाग दौड़ झमेले में, जीवन की इस भाग दौड़ झमेले में, जब सांस मिले वह चैन पड़े तो कविता होती है। जब शब्द शब्द से मिले तो कविता होती है, भावों की धारा बहे तो कविता होती है। जब कल्पना की पौध लगे और लहराए, जब कल्पना की पौध लगे और लहराए, जब राग मिले और गीत बने, जब राग बने और गीत जमे तो कविता होती है। जब शब्द शब्द से मिले तो कविता होती है, भावों की धारा बहे तो कविता होती है। अब दिस इज अ नाइस वन, आई लाइक दिस वन। अब कौन यहाँ जो गीत मेरे दोहराएगा, अब कौन यहाँ जो गीत मेरे दोहराएगा, अब फेसबुक पर छंद न बनने पाएगा, अब फेसबुक पर छंद न बनने पाएगा। चलो आज रचे वह गान, चलो आज रचे वह गान जो एक आह्वान बने, चलो आज रचे वह गान जो एक आह्वान बने। नए युगों की शुरुआत इसी से होती है। जब शब्द शब्द से मिले तो कविता होती है, भावों की धारा बहे तो कविता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें झेलने का। लेकिन अब मैं ऐसे कवि को बना रहा हूँ जो आपका सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट करने वाले, जो लास्ट में तो रुके हैं। दिस इज योर रिवॉर्डिंग टाइम। किशोर जी फॉर्मली आइए। कवि संध्या की ये अंतिम चरण चल रहा है। मुझे कहा गया मैं कविता पाठ करूं। आपके सामने 2-3 कविताएं छोटी छोटी प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले मुक्तक आपने सुने हैं 2-4, अब 2-3 कविताएं सुन लीजिए। माँ तुम्हें पुकारती, शीर्षक है माँ तुम्हें पुकारती। फैलता तिमिर जिधर, फैलता जिधर तिमिर संकल्प से प्रकाश दो, फैलता जिधर तिमिर संकल्प से प्रकाश दो। संकीर्ण सोच सोच कर नित नया आकाश दो, संकीर्ण सोच सोच कर, संकीर्ण सोच छोड़कर नित नया आकाश दो। त्याग भाव की हवा जिंदगी में बांट दो, त्याग भाव की हवा जिंदगी में बांट दो। राष्ट्र के उत्थान में एक नई पहचान दो, राष्ट्र के उत्थान में एक नई पहचान दो।